सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके रदन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों में यहाँ पर हम पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था, 60 प्रश्न हमने पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। और अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएंगी, क्लासेस की भी लिंक, इसके अलावा मास्टर क्लासेस की भी लिंक और सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी वीडियोस जितनी भी हमने बनाई हैं, आपकी क्लासेस ली हैं, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आप देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। समय सारणी से बचत होती है आय की, समय और श्रम की, शिक्षण की या व्यय की। तो समय सारणी से बचत होती है समय और श्रम की। ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। साहित्यिक गतिविधि है नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण या फिर उच्चारण प्रतियोगिता। तो जो कहानी लेखन है ये शैक्षिक गतिविधि के अंतर्गत आएगी। 2020 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। टीईटी का पूरा नाम क्या है? टेट, टीईटी परीक्षा, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? तो दोस्तों, विद्यालय की संरचना हेतु अगर निर्माण संबंधी योजनाओं की बात करें हम, तो निर्माण संबंधी 2 ही योजनाएं प्रचलित हैं। पहली है खुली योजना, इसमें एच अक्षर, ई, एल, टी, आई, वाई टाइप के आते हैं। जबकि बंद योजना जो होती है उसमें 3 टाइप के आते हैं, ठोस आयत, आयत और शून्य आयत। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ऑप्शन स ही लगेगा, यानी कि 2 प्रकार की खुली योजना और बंद योजना, यही 2 योजनाएं प्रचलित हैं विद्यालय के निर्माण हेतु या विद्यालय की संरचना हेतु। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। विद्यालय अभिभावक शिक्षक संघ यानी कि पीटीए की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान है? तो शनिवार या रविवार को। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है। परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 67 है। प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो मीना मंच है इसमें टोटल 12 कैसेट हैं। अलग अलग कहानियों के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, पैनल पर्यवेक्षण, सामूहिक पर्यवेक्षण या एकांश पर्यवेक्षण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों पैनल पर्यवेक्षण किया जाता है, यानी कि कई लोग इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक होता है? योजना बनाना, पेड़ पौधे लगाना, टीएलएम बनाना या विद्यालय की सफाई करना। तो कोई भी काम करने के लिए योजना बनाना पड़ता है हमें। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व किसका होता है? तो विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का काम होता है ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक का। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्लॉक संसाधन केंद्र के जो समन्वयक होते हैं ये विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का दायित्व इन्हीं के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीटी की जो स्थापना है ये हुई थी 1995 में। एनसीटी ही मान्यता देती है सभी जो डीएलएड के कॉलेज होते हैं, बीएड के कॉलेज होते हैं, जितनी भी अध्यापक शिक्षा से संबंधित जितने भी कोर्स चलते हैं उन सभी को मान्यता एनसीटी ही देती है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जो डाइट की स्थापना हुई थी ये नई शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर हुई थी, इसलिए 1987 और 1988 में इनकी स्थापना स्टार्ट भी हो गई थी डाइटों की। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूपा का मुख्यालय दिल्ली में है। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 2009 में और 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू भी हो गया था, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 75 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की विशेषताएं हैं। तो पाठ्य सहगामी यानी कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, इनमें जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। वृक्षारोपण, पौधे लगाने वाले कार्यक्रमों में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप ही हैं। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 76 है, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो हम सभी टीचर हैं तो हम सभी को पता ही है, 5 सितंबर को हम मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 77 है, सामान्य अभिलेख है, लॉग बुक, पीटीए, एमटीए या सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सभी। क्वेश्चन नंबर 78 है, अध्यापकों से संबंधित अभिलेख है, उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक डायरी या सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सभी। क्वेश्चन नंबर 79 है, लॉग बुक है, विद्यालय की डायरी, विद्यालय परिवार डायरी, आ व ब दोनों या फिर कोई नहीं? तो लॉग बुक जो होता है ये विद्यालय की डायरी होती है। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, लोच का सिद्धांत किससे संबंधित है? समय सारणी से, विद्यालय से, आ और ब दोनों या कोई नहीं? तो लोच का सिद्धांत समय सारणी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, न्याय का सिद्धांत किससे संबंधित है? समय सारणी से, विद्यालय से, शिक्षकों से या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, समय सारणी से। क्वेश्चन नंबर 82 है, डायट मेंटर है, डायट संकाय के सदस्य, विद्यालय के सदस्य, आ व ब दोनों या कोई? राइट आंसर है डायट संकाय के सदस्य होते हैं डायट मेंटर। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत छात्र, शिक्षक, प्रधानाध्यापक ये सभी आते हैं, समुदाय भी आता है, आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 85 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय होता है? तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आप सभी लोगों को पता है कि टोटल 3 होते हैं संसाधन। पहला मानवीय संसाधन, दूसरा भौतिक संसाधन, तीसरा वित्तीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 87 है, टीएलएम हेतु कितनी धनराशि मिलती है? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए हमें मिलती है हर साल 500 रुपए। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी टीचर्स को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पीटीए का उपाध्यक्ष कौन होता है? पेरेंट टीचर एसोसिएशन। तो देखिए यहाँ पर विद्यालय का प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, विद्यालय का सहायक अध्यापक या बीडीसी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी बार निरीक्षण आवश्यक होता है? 3, 5, 2 या 4? तो राइट आंसर है 2 बार। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है? 5, 15, 10 या फिर 25? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, समय सारणी के प्रकार हैं, सामान्य समय सारणी, खेलों की समय सारणी, विषय अध्यापक की समय सारणी या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसके अंतर्गत? समेकित शिक्षा, बालिका शिक्षा, विकलांग शिक्षा या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, समेकित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 93 है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो ग्राम शिक्षा समिति में 3 अभिभावक होते हैं, जिसमें से एक महिला का होना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल दोस्तों यहाँ पर अगर सदस्यों की बात करें हम तो टोटल 5 होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 3 अभिभावक होते हैं। तो ये 3 और 2 मिला करके ये टोटल हो जाते हैं 5 सदस्य। ठीक है, अध्यक्ष, सचिव और 3 अभिभावक। क्वेश्चन नंबर 95 है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? तो कम से कम 1 महिला अभिभावक का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत
आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 12 के अंतर्गत। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, आ और बा दोनों या कोई नहीं। तो आज की शिक्षा है बाल केंद्रित। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, कक्षा 1 में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो कक्षा 1 में एक पुस्तक होती है। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2016 के एग्जाम में देखिए पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99 में, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा में प्रारंभ किया जाता है? तो कक्षा 3 से संस्कृत पढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को या सभी क्रियाकलापों को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द सभी क्रियाकलापों को, विद्यालय में जो भी क्रियाकलाप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए शिक्षक को, अभिभावकों को, बच्चों को या जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो स्कूल में रहता कौन है? शिक्षक ही रहता है। तो शिक्षक ही बच्चों को पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में भी पार्टिसिपेट करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, प्रत्येक जनपद में यानी कि प्रत्येक जिले में कार्यरत जिला समन्वयक किसके अधीन होते हैं? जिला विद्यालय निरीक्षक के, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के, डाइट प्राचार्य के या जिलाधिकारी के। तो राइट आंसर है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए के अंतर्गत ये लोग कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एससीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? तो एससीईआरटी हमारा कहाँ है? लखनऊ में है। और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। और 1961 में किसकी हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। हर वीडियो में मैं आप लोगों को इसको विस्तार से बता देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था कौन सी है? तो डायट है। ऑप्शन आ जो है ये सही जाएगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए क्या जरूरी है? टीएलएम बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना या योजना बनाना। तो ऑप्शन द जो है योजना बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए 2016 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 106 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है 2016 में, 2019 में, 2020 में, 2022 में। तो समस्या समाधान का प्रमुख अंग है अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, निर्णयन प्रक्रिया। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमें कोई ना कोई निर्णय लेना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा या उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, एनसीईआरटी कहाँ स्थित है? चेन्नई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या कोलकाता में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली में। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 2016 में, 18 में, 20 में। ये देखिए आप, हर एक साल के गैप में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 109 है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए क्या आवश्यक है? एक महिला का होना, दो महिलाओं का होना, तीन महिलाओं का होना या महिला का होना आवश्यक नहीं है। तो तीन अभिभावकों में कम से कम एक महिला अभिभावक का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है बाजार से वस्तुएं खरीद करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, विद्यालय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से या प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से। तो स्थानीय परिवेश में जो भी उपलब्ध वस्तुएं हैं, जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियां हुई या फिर जो कंकड़ पत्थर हुए, इन सब से हम आसानी से अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से हम बच्चों को लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली वस्तुएं बना करके उनको हम टीएलएम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? छात्र छात्राएं, शिक्षक, विद्यालय भवन या प्रधानाध्यापक। तो यहाँ पर आप देखिए जो विद्यालय भवन है ये यहाँ पर भौतिक संसाधन के अंतर्गत ही आता है और बाकी सब मानवीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 112 है, समय सारणी को क्या कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या अध्ययन। तो इसे हम विद्यालय की दूसरी घड़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं, ये 2019 के एग्जाम में आप देखिए ये प्रश्न पूछे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 2019-2021 दोनों ही ईयर में ये प्रश्न पूछा हुआ है। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दंड का साक्ष्य, आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव, अनियमितताओं की जानकारी, निरीक्षण में सहयोग। तो आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव अगर हम रखेंगे तो ये विद्यालयों के अभिलेख कोई भी विद्यालय पे आएगा तो उसको हम दिखा सकते हैं आसानी से।
ठीक है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, कोठारी कमीशन ने किसको राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है? तो अध्यापकों को दी है, शिक्षकों को। ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। 2019 में देखिए पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 115 है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, सामान्य निर्देश देना, कक्षा कक्ष का निरीक्षण या अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण। तो शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, यही होता है शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शिक्षा संस्थान जो है ये स्थित है दोस्तों प्रयागराज। ऑप्शन द जो है प्रयागराज, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, दंड की अधिकता या शिक्षक अभिभावक सहयोग। तो दंड की अधिकता कभी भी अनुशासन स्थापित करने में सहयोग नहीं करती है, इससे बच्चे और भयभीत हो जाते हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 118 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित? तो हिंदी जैसे ही आप देखोगे समझ जाओगे बनारस। ऑप्शन ब जो है वाराणसी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 18 में, 19 में, 20 में 3 साल लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 119 है, विद्यालय प्रबंधन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? प्रधानाध्यापक की, शिक्षकों की, छात्र छात्राओं की या प्रधान लिपिक की? तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक ही सही होगा, और जहां पर उपयुक्त सभी दिया रहेगा वहां पर हम सभी को लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है, शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है दंड, पुरस्कार, प्रशासन या अनुशासन? तो प्रशासन। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? अभिनय, खेल कूद, निबंध लेखन या वाद विवाद? तो तर्क शक्ति के विकास के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता जरूरी है। 2019-2022 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 122 है, भगदड़ जैसी समस्याएं कब होती है या आपदाएं कब होती हैं? जागरूकता से, कुप्रबंधन से, कड़ाई से या अधिक सुविधाओं से? तो भगदड़ जैसी आपदाएं जो होती हैं ये होती हैं कुप्रबंधन से। ऑप्शन ब जो है ये सही जगह। 2019 में देखिए, यहाँ पर 2016 में, 2017 में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं पिछले ईयर्स में। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को जो पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं ये राज्य सरकार उपलब्ध कराती है, हर जगह की राज्य सरकारें उपलब्ध करवाती है। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? स्वयं द्वारा अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का या उपयुक्त सभी का? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 125 है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकें कितनी है? तो कक्षा 2 में 2 पुस्तकें लगती हैं बच्चों को। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक प्रकार की, यानी कि एक समय सारणी बनती है और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें, सारे के सारे जो पीरियड चलते हैं बच्चों के उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, समय सारणी उत्तम साधन है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का और प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का? तो समय सारणी उत्तम साधन है नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, यानी कि रोज पढ़ाई जो होती है वो इसी के अकॉर्डिंग होती है। जो समय सारणी होती है, स्कूल का टाइम टेबल होता है, कौन सा सब्जेक्ट बच्चे किस पीरियड में पढ़ने वाले हैं, ये यही डिसाइड करता है। तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि कितनी होती है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कम से कम एक पीरियड 30 से 35 मिनट का बहुत होता है। तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, सभी अभिलेख कैसे होने चाहिए? सही, वैध, विश्वसनीय या सही, वैध एवं विश्वसनीय? तो जो भी विद्यालय में अभिलेख होते हैं, पंजिकाएं होती हैं, वो सभी सही होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए और विश्वसनीय। कोई भी आए तो उस पर भरोसा कर ले। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, जिलाधिकारी के अधीनस्थ या जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ? तो राइट आंसर है जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी, यानी कि बीएसए के अंतर्गत ये काम करते हैं। तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर आपके शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के आपके राजन सीरीज के सारे बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको सारे विषयों की क्लासेस की लिंक, मास्टर क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे विषय मिल जाएंगे।
और अगर आपको 8 के आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए हमारे खुद के लिखे हुए जो मैंने खुद से लिखे हैं वो नोट्स चाहिए और सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ ये जो आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको राजन सीरीज की भी, पवन सीरीज की भी मिल जाएगी। ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं ऐप के बारे में। ऐप से पढ़ने से एक ही फायदा है कि आपको यूट्यूब की तरह कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता। आप केवल पूरा कंसंट्रेट होकर के अपने सारे के सारे सब्जेक्ट की जो तैयारी है, प्रिपरेशन, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बिना किसी डिस्टरबेंस के। यूट्यूब पर जैसे आप देखते हो कोई भी वीडियो आप स्टार्ट करते हो या कोई भी क्लास देखते हो तो ऐड या प्रचार आता है, लेकिन आपको ऐप में कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं मिलता है। तो बिना किसी डिस्टरबेंस के कम समय में आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और सारी क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।